हेलो एवरीवन, झारखंड फेस में आपका फिर से स्वागत है। एक वीडियो में ब्रेक आ गया था कुछ टेक्निकल रीजन के कारण से, लेकिन हम फिर से एक वीडियो के सीरीज़ को लेकर के आए हुए हैं। उसी सीरीज़ में, ज्योग्राफी के सीरीज़ में लास्ट वीडियो में हम झारखंड के ड्रेनेज सिस्टम को देख चुके थे। झारखंड के ड्रेनेज या अफवाह तंत्र को हम देख चुके थे। झारखंड के अफवाह तंत्र के बाद हम झारखंड के सॉइल को देखेंगे। झारखंड के सॉइल मीन्स झारखंड की मृदा। झारखंड की मृदा कि झारखंड में किस तरह के सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन है। झारखंड में कितने तरह के सॉइल पाए जाते हैं। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल। उसके बाद रेतीली सॉइल भी पाई जाती है, फिर अभ्रक मूल सॉइल भी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाती है। इस तरह झारखंड में बहुत तरह के सॉइल भी पाए जाते हैं। तो इससे जानने से पहले कि सॉइल का निर्माण कैसे हुआ, उसी पर है झारखंड के सॉइल कौन कौन से पाए जाते हैं, उसके पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट या लॉजिक छुपा हुआ है। जैसे हम पहले ही जानते हैं कि झारखंड में प्रमुख क्रम की चट्टानें कौन सी पाई जाती है। अगर आपको हल्का सा भी याद होगा, आपको हम पहले ही बता चुके हैं, झारखंड में आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। जैसे झारखंड में प्री पैलियोजोइक एरा में 2 पीरियड था, उसी पीरियड में एक आर्कियन पीरियड भी था। उसी पीरियड में एक आर्कियन पीरियड भी था। उसी आर्कियन पीरियड की चट्टानें झारखंड में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो आर्कियन पीरियड की चट्टानें में क्या एक विशेषता थी कि उसमें सिर्फ ना कोई जीव पाए जाते थे, ना कोई जीवाश्म पाए जाते हैं, ना ही जीव पाए जाते हैं। उसमें सिर्फ मेटल पाए जाते हैं। तो उसमें मेटल में आपको बता दें किसकी अधिकता है। ग्रेनाइट हो गए, नीस हो गए, उसके अलावा और भी मेटल है जैसे आयरन हो गए। सारे मेटल पाए जाते हैं। धातु, ज़्यादातर धातु और खनिज ही पाए गए थे उस आर्कियन पीरियड में। उस पीरियड में जीव और जीवाश्म के कोई अंश नहीं पाए गए हैं। अगर आप एरा, एपोज और पीरियड का वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डायरेक्ट आर्कियन पीरियड समझ में नहीं आएगा। इससे बेहतर होगा कि आप जाकर के उस आर्कियन एरा, एपोज और पीरियड, झारखंड की ज्योग्राफिकल हिस्ट्री को थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाकर के देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएंगे। तो झारखंड में 70 से 80% चट्टानें आर्कियन पीरियड की है। किस पीरियड की है? आर्कियन पीरियड में है। तो और आप जानते हैं कि झारखंड में जब आर्कियन पीरियड की चट्टानें पाई जाती है, आर्कियन पीरियड के चट्टाने की पहाड़े हैं, तो जो झारखंड में जो मिट्टी का अपरदन से जो मिट्टी बनेगा, उसमें भी जो चीज़ें इसमें पाई जाएंगी, जो खनिज की अधिकता आर्कियन पीरियड की चट्टानों और पहाड़ों में होगी, उसी की मिट्टी से ही झारखंड का निर्माण होगा। ये तो आप लॉजिक लगा सकते हैं ना कि इसी के टूटने से, आर्कियन पीरियड की चट्टानों के टूटने से, यहाँ की मिट्टी और मृदा के अपरदन से ही, यहाँ मतलब इन्हीं चट्टानों और पहाड़ों के टूटने से झारखंड की मृदा का निर्माण हुआ है। तो इस तरह की मृदा, पठारों के अपरदन या अपक्षय से झारखंड की मृदा का निर्माण हुआ है। झारखंड में जिस तरह की चट्टानें में किस तरह की पाई गई हैं, आर्कियन क्रम की चट्टानें पाएंगी। इसकी कितना परसेंटेज? 70 से 80% चट्टानें आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। तो ऐसी सॉइल जो बड़े ये से चट्टानों से टूट करके बनी हुई हो, या फिर उनको हम लोग रेसिडुअल सॉइल कहते हैं। तो झारखंड में ज़्यादातर सॉइल किस क्रम की है? रेसिडुअल सॉइल है। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अपशिष्ट मिट्टी। तो झारखंड में ज़्यादातर मिट्टी कौन सी क्रम की मिट्टी है? अपशिष्ट मिट्टी है। और कौन से क्रम की चट्टानों से टूट करके बनी हुई? आर्कियन क्रम की चट्टानें। ये प्री पैलियोजोइक एरा का एक पीरियड है आर्कियन पीरियड। आर्कियन पीरियड था, एक प्री कैम्ब्रियन पीरियड था। आर्कियन पीरियड सबसे ओल्डेस्ट पीरियड है। ये सब चीज़ें आपको पहले ही बताई जा चुकी है, जिसमें कोई जीव और जीवाश्म नहीं पाए गए हैं। आर्कियन पीरियड में कोई जीव और कोई जीवाश्म नहीं पाया जाए, इसमें धातु और खनिज पाए गए हैं। तो निर्माण प्रक्रिया से अगर हम देखें, मतलब झारखंड में निर्माण प्रक्रिया से देखें, तो झारखंड में किस तरह की सॉइल पाई जाती है? रेसिडुअल सॉइल। रेसिडुअल सॉइल, इसके पीछे का लॉजिक आप समझ सकते हैं ना। कौन से चट्टाने किसके रेसिडुअल चट्टाने हैं? आर्कियन पीरियड के चट्टानों के रेसिडुअल है। आर्कियन पीरियड के चट्टानों। आर्कियन पीरियड में और भी बहुत तरह की चट्टानें हैं, जिसमें बहुत हैं। उसमें
बेसॉल्ट भी एक चट्टान है। उसी तरह में बेसॉल्ट से भी एक मिट्टी का निर्माण हुआ है, और ये जो आर्कियन पीरियड की चट्टान है उससे जो मिट्टी का निर्माण हुआ उसका अलग नाम है। बेसॉल्ट से इसका निर्माण हुआ, उसका एक अलग निर्माण हुआ। तो इसके झारखंड की आपको एक ज्योग्राफिकल हिस्ट्री नाम की एक वीडियो है, उसको हम लिंक में भी शेयर कर देंगे, कि उसको देखने से आपको उसके बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में आपको झारखंड की जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि वो वीडियो आपको हर टॉपिक में, ज्योग्राफी के हर टॉपिक में वो इंटरलिंक्ड है। उस वीडियो से ही आपको ज़्यादातर चीज़ें का एक बैकवर्ड कॉन्सेप्ट को आप डराइव कर सकते हैं। तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उसी से ही बहुत सारी चीज़ें, मतलब अफवाह तंत्र में भी आपको उसका जिक्र आया था, अब हम इसमें भी पढ़ रहे हैं, फिर आगे में जब भी पढ़ेंगे तो उस वीडियो का जिक्र हर समय आएगा। तो उस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, झारखंड की ज्योग्राफिकल हिस्ट्री, जिसमें एरा, एपोच और पीरियड का विवरण किया हुआ है। तो ज़्यादातर में झारखंड में किस तरह की चीज़ें हैं, आर्कियन की चट्टानों से मिल करके जो टूट करके बनी हुई हैं वो उस तरह के रेसिडुअल सॉइल हैं। और झारखंड में अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अधिकता लाल मिट्टी की है। अगर हम इनका मैप देख लें एक बार, ये है झारखंड में किस तरह की कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है। एक पहली है रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, बलुआ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और अभ्रक मिट्टी। ये झारखंड की प्रमुख मिट्टियाँ हैं। फिर से एक बार देखिए, लाल मृदा, काली मृदा, बलुआ मृदा, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मृदा और अभ्रक मूल मिट्टी। अभ्रक मूल मिट्टी ये झारखंड की कुछ प्रमुख मिट्टियां हैं। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन इस मैप से भी देख सकते हैं। देखिए लाल मिट्टी का कहाँ कहाँ, आप इसी मैप से देख सकते हैं कि ये लाल मिट्टी है, ये झारखंड में सबसे अधिक पाई जाती है। ये लगभग झारखंड के 90% भूभाग में, कहीं ना कहीं 90 भी दिया हुआ रहेगा या कहीं कहीं 80% दिया हुआ रहेगा। और ये काली मिट्टी का ये है, तो ये हमारे संथाल परगना रीजन के कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट हमारा कौन कौन थे यहाँ पर, अगर आपको हल्का सा भी याद होगा, यहाँ पर है जीपीएस, ये गोड्डा के कुछ क्षेत्र को, ये पाकुड़ के कुछ क्षेत्र को, कुछ क्षेत्र साहेबगंज के, और उसके नीचे है दुमका। ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स में काली मिट्टी पाई जाती है। अगर आपको हम मैप का हल्का सा भी नॉलेज होगा, अगर आप मैप वीडियो के सीरीज को नहीं देखेंगे, ये आपका गोड्डा हो गया, ये साहेबगंज हो गया, इधर में पाकुड़ होगा, दुमका के कुछ क्षेत्र को भी ये कवर किया हुआ है। तो इसमें हल्का हल्का सब क्षेत्र आ जाता है। ये वाला एरिया हमारा ब्लैक सॉइल का आ जा रहा है। इसमें जीपीएस स्टेप हो जाएगा गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज और दुमका। इन क्षेत्रों में काली मिट्टी की अधिकता है। उसके बाद हम देखते हैं बलुआ मिट्टी। इसका हम डिटेल अलग देख रहे हैं, खाली एक बार मैप को हम एक आउटलाइन में हम बता दे रहे हैं कि कौन कौन जगह में कौन कौन सी मिट्टी है। उसके बाद हम हर मिट्टी का निर्माण कैसे हो, हर मिट्टी की विशेषता क्या है, इसके पीछे का ज्योग्राफिकल हिस्ट्री क्या है, उस मिट्टी में क्या क्या उपजाए जा सकते हैं, वो डिटेल हम बाद में उसको भी हम सीरीज में आगे देखेंगे। पहले ये देख ले रहे हैं कि कौन सी काली मिट्टी है। जीपीएस स्टेट झारखंड का जितना भी, जैसे नॉर्थ छोटा नागपुर का एरिया हो गया, साउथ छोटा नागपुर का लगभग एरिया, पूरा साउथ छोटा नागपुर, पलामू डिवीजन को थोड़ा सा कॉर्नर को छोड़ करके, क्योंकि यहाँ पर जो काली मिट्टी के बगल में ही एक ये वाला कॉर्नर और एक ये वाला, ये पाट क्षेत्र आ गया आपका। अगर आप हल्का सा भी पठार वाला एरिया, झारखंड की जियोलॉजिकल नहीं, झारखंड की टोपोग्राफिकल हिस्ट्री का अगर आपने देखा होगा तो उसमें ये आपको पाट क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इधर में एक चौबीसा का मैदान है, चौबीसा का मैदान के नीचे इधर आपको आ जाता है। यहाँ पर चौबीसा का मैदान के बगल में ये राजमहल और ढालमूल, राजमहल नहीं, इधर ढालमूल और पुरहाट का क्षेत्र आ जाता है। तीनों साइड से घिरा हुआ है चौबीसा का मैदान, आपको ये सब याद रखना चाहिए। यहाँ पर एक रेतीली मिट्टी है, रेतीली नहीं, लेटराइट, जहाँ पर वर्षा अधिक क्षेत्र है। इस क्षेत्र में ज़्यादा वर्षा होती है। इस क्षेत्र लातेहार का एरिया है, आपको पता ही है, ठंडा क्षेत्र है और पाट क्षेत्र है, ऊंचा क्षेत्र है झारखंड का सबसे। पारसनाथ की पहाड़ी को के अलावे, पारसनाथ की पहाड़ी की हाइट के बाद ये सबसे ऊंचा क्षेत्र है। आपको हम बताए थे रेफरेंस हाइट में, अगर आपको याद करने का तरीका हम बताए थे, तो लगभग 1100 से 1200 के बीच में इसका, 1150 से 1200 के बीच में इसका हाइट है। आप रेफरेंस हाइट याद कर सकते हैं, एग्जैक्ट हाइट नहीं याद रख सकते हैं। 1150 से 1250 में इसकी हाइट है पाट क्षेत्र का।
उसके बाद यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। वेस्ट सिंहभूम में भी बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, तो यहाँ पर भी। और ईस्ट वाले एरिया संथाल परगना के रीजन में भी, ईस्ट वाले क्षेत्र में ज़्यादा, तो यहाँ पर भी लाल रंग की मिट्टी पाई जाती है। वर्षा बहुल क्षेत्र है भी और मिट्टी भी यहाँ पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। ऐसे वहाँ वर्षा बहुल क्षेत्र में तो लाल मिट्टी भी पाई जाती है, लेकिन उसके अलावा लेटराइट मिट्टी भी पाई जाती है। यहाँ पर हमारी लेटराइट मिट्टी, उसके बाद हमने देख लिया काली मिट्टी, हमने यहाँ देख लिया रेड मिट्टी का तो आपको बहुत सारा क्षेत्र। इसका हल्का सा अगर हम ऊपर की ओर देखेंगे, जो बिहार से टच करने वाले क्षेत्र है, ये वाले बिहार के टच करने वाले डिस्ट्रिक्टों के अगर आपको नाम याद नहीं होंगे तो कम से कम इतना तो याद होगा कि 10 डिस्ट्रिक्ट है। हल्का सा आप ट्रिक में देखेंगे तो यहाँ पर कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, इधर में हमारा GPL स्टेट आ जाएगा, गढ़वा, पलामू और लातेहार। गढ़वा, इधर में गढ़वा हो जाएगा, ये पलामू हो जाएगा, लातेहार नहीं था। यहाँ पर CHK वाला राज्य, ये स्टेट बोल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट बोल रहे हैं, सॉरी जिला आ जाएगा, चतरा, हजारीबाग और कोडरमा। इसके बाद फिर इधर से आपका आ जाएगा गिरिडीह आ जाएगा, देवघर आ जाएगा, दुमका, साहेबगंज। इधर इसका टोटल आपको इधर से 10 डिस्ट्रिक्ट है। अगर आपको ट्रिक के थ्रू ही आप याद कर सकते हैं, इधर से GPS वाले स्टेट हो जाएंगे। इधर में गढ़वा, गोड्डा, साहेबगंज, इधर में फिर आपका दुमका हो जाएगा। उसके बाद दुमका के बगल में आपका जामताड़ा, यहाँ पर देवघर, देवघर के बगल में गिरिडीह। ये पूरा आपका सीरीज में इधर से 10 डिस्ट्रिक्ट है। इसी के ऊपर ऊपर वाले भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ये जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी है। बिहार से सटने वाले क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जा रही है, तो ऊपर वाले क्षेत्र में छोर वाले भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जा रही है। लेटराइट मिट्टी का हमने कॉर्नर देख लिया, ये पाट क्षेत्र, ये साहेबगंज संथाल परगना में काली मिट्टी का बगल का क्षेत्र, और इधर से और उसके बगल में काली मिट्टी के बगल में इधर में भी थोड़ा सा लेटराइट मिट्टी पाई जाएगी। और सॉरी लेटराइट नहीं, जलोढ़ मिट्टी पाई जाएंगी। और एक अब्रकमूल क्षेत्र, अब्रकमूल मिट्टी का विकास वहाँ से हुआ है जहाँ पर अब्रक की अधिकता है, अब्रक के पहाड़ों की अधिकता है, या फिर अब मिट्टी में जहाँ पर अब्रक ज़्यादा है। तो आपको मैप में पहले ही बता दिए थे कि अब्रक की पेटी है, एक अब्रक की पेटी है। ये कहाँ पर है आपको हम बता दिए थे, हजारीबाग से मुंगेर तक, हजारीबाग से मुंगेर तक, CHK हजारीबाग। और तो हजारीबाग का और कोडरमा का कुछ क्षेत्र में अब्रक की मिट्टी पाई जाती है। ये मैप से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन मिट्टी कहाँ से पाई जाती है, आपको उसको याद करने का जरूरत है ही नहीं। और ये एक मिट्टी बच गई हमारी बलुआ मिट्टी। बलुआ मिट्टी ये वाला आपका क्षेत्र आ जाता है। तो आप हल्का सा मैप में देखेंगे तो यहाँ पर एक जामताड़ा, दुमका के बाद हमारा आ जाता है जामताड़ा, जामताड़ा के बाद आ जाता है धनबाद, धनबाद के बाद आ जाता है बोकारो, बोकारो के बाद आ जाता है रामगढ़, और उसके नीचे आ जाता है फिर रांची। तो देखिए ये वाला लगभग आपका आ जाएगा, ये धनबाद, बोकारो, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़। अब मैप से ही जामताड़ा, धनबाद, बोकारो और रामगढ़, यहाँ वाले एरिया में ये मिट्टी पाई जाती है। तो आप गौर से जब देखिएगा तो इस सब क्षेत्रों में अपरदन भी ज़्यादा, मृदा अपरदन भी ज़्यादा होता है। बलुआ मिट्टी में मृदा अपरदन भी ज़्यादा होता है। तो आप जैसे आप देखेंगे गिरिडीह का क्षेत्र का ऊपर से एरिया कुछ आ जाते हैं इसमें, और धनबाद के एरिया में और ये सब एरिया में सॉइल इरोजन की भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, बोकारो वाले एरिया में भी ज़्यादा है। तो सारे मिट्टी लगभग इसमें आ गई है। तो अब हम उनके डिटेल को आके देखते हैं कि कौन से मिट्टी में कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन सी मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है। तो सबसे पहले तो मैप देख करके बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी है झारखंड में, लाल मिट्टी है। तो हम लाल मिट्टी से शुरू करते हैं। झारखंड में लाल मिट्टी के डिटेल्स को देखते हैं। लाल मिट्टी का ये कैसे हुआ है झारखंड में, लाल मिट्टी या फिर रेड सॉइल।
झारखंड में रेड सॉइल का निर्माण आपको हम पहले ही बताए हैं कि ये आर्कियन क्रम से इनका आर्कियन क्रम के भूभाग से इनका टूट करके भूभाग से इनका ये निर्माण हुआ है झारखंड के उनके चट्टानों से। ये झारखंड में लगभग 90% भाग में पाई जाती है। झारखंड के अधिकांश भाग में ये पाई जाती है, अधिकांश भाग में ये पाई जाती है। ये झारखंड के लगभग 90% भूभाग में है। झारखंड की ये सर्वाधिक मिट्टी है, मतलब सर्वाधिक भाग में ये पाई जाती है, सर्वाधिक भाग में। ये तो एक ही चीज को अलग अलग तरह से, और आपको हम बताएंगे कि ये झारखंड में छोटा नागपुर अधिकांश भाग में पाई जाती हैं। तो ये लगभग मैप में भी आप देख सकते हैं कि ये कौन कौन सा, ये तो कोई लॉजिक का बात नहीं है कि आप पूरा क्षेत्र को नहीं ये ले सकते, लेकिन ये छोटा नागपुर का लगभग 90% भूभाग में ये छोटा नागपुर का लगभग 90% भूभाग को ये कवर करती है। छोटा नागपुर का ये 90% भूभाग को ये कवर करती है। उसके बाद इसमें ये आर्कियन क्रम के चट्टानों से इनका विकास हुआ। इसमें जल ग्रहण करने की क्षमता कम होती है, जल ग्रहण करने की क्षमता इसमें कम होती है, जल ग्रहण करने की क्षमता कम होती है। इसमें हम बोले कि आप कौन कौन सा है, ग्रेनाइट और नीस। उसके अलावा और कौन कौन से इनके अन्य अंश है इसमें, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की मात्रा, ह्यूमस के भी अंश हैं इसमें। ये मुख्य रूप से उच्च भूमि और ठंड भूमि में पाई जाती है। उच्च भूमि मतलब झारखंड के पठार वाले एरिया, ठंड भूमि में कुछ ठंड भूमि में भी ये पाई जाती है। जैसे पाट क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, लेकिन ठंड भूमि जैसे रांची का एरिया भी ठंडा वाला एरिया ही, रांची का पठार। इसमें रेड कलर की में आयरन ऑक्साइड का दिखता है, कारण ये रेड कलर की दिखती है, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण ये रेड कलर इनका हो गया है। जहाँ ये ऊंचे क्षेत्र भूमि में ये लाल कलर की मिट्टी में बालू के कण ज़्यादा पाए जाते हैं। ऊंचे क्षेत्र में ये लाल कलर की मिट्टी में बालू के कण ज़्यादा पाए जाते हैं। वहाँ पर जलवायु भी शुष्क रहती है, तो पठार क्षेत्र में जहाँ पर भी वहाँ पर जलवायु भी शुष्क रहती है। और इसमें ये अगर हम देखेंगे तो दामोदर घाटी का क्षेत्र में भी, जहाँ जिधर से दामोदर घाटी में इनकी रेड कलर की सॉइल की अधिकता है दामोदर घाटी क्षेत्र में। अगर आप नदी का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो में देख लीजिएगा, नदी का दामोदर घाटी का अफवाह क्षेत्र किधर से किधर में, उस क्षेत्र में भी ये इन मिट्टियों में किनका ये होता है, उत्पादन होता है। इसमें मूंगफली का उत्पादन होता है, रागी, गन्ना, चावल, ज्वार और बाजरे का उत्पादन इस मिट्टी से ज़्यादा होता है। और तो इसका मैप में फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये लाल मिट्टी का एरिया आपका पूरा लगभग इधर संथाल परगना में, अगर लाल ब्लैक मिट्टी को छोड़ दे उसके नीचे से होते हुए यहाँ पर हल्का सा ये वाला एरिया को छोड़ दे जहाँ पर रेतीली मिट्टी पाई जाती है, और इस एरिया को छोड़ दे जहाँ पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। यहाँ लेटराइट मिट्टी, 3 जगह लेटराइट मिट्टी का डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ एक, यहाँ और एक यहाँ पाट क्षेत्र में। तो उसके अलावा पूरे क्षेत्र में, और यहाँ पर बलुआ मिट्टी। मतलब अगर हम लोग खुद से नए मैप में बनाना चाहें, खुद से अगर हम लाल मिट्टी का ये मैप में बनाना चाहें, तो आप देख लीजिए यहाँ पर एक लेटराइट मिट्टी था, यहाँ पर एक लेटराइट मिट्टी है और यहाँ पर एक लेटराइट मिट्टी है, और इधर में आपको
जलोढ़ मिट्टी वाला आप हटा दीजिए, ये वाला जलोढ़ मिट्टी का एरिया हटा दीजिए, और यहाँ पर एक बलुआ मिट्टी का क्षेत्र हटा दीजिए। ये है बलुआ, ये लेटराइट, ये लेटराइट, ये लेटराइट, ये हमारा है ऊपर में, हाँ ये जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी। तो ये पूरा एरिया हमारा रेड सॉइल का आ जा रहा है। और उसके अलावे आपको तो पता ही होगा, जहाँ अब्रक की पेटी है उस अब्रक की पेटी को हटा दीजिएगा। यहाँ पर अब्रक की पेटी वाला एरिया, ये वाला एरिया को हटा दीजिएगा, ये वाला हमारा एरिया अब्रक मूल है। तो लगभग आपका हो गया, रेड सॉइल एक हो गया। ये यहाँ पर एक तो ब्लैक सॉइल का एरिया आ जाता है हमारा, अगर आपको हल्का सा याद होगा तो यहाँ पर आपको ब्लैक सॉइल का एरिया भी हमारा आ जाता है। ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, बलुआ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और अब्रक मिट्टी। मैं आपको याद करना कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है इसी में आपका, तो आप इसी से आप लोकेशन का अंदाजा लगा सकते हैं कि लोकेशन कौन कौन सा जिला कहाँ कहाँ पर आ जाता है। फिर से आप इस बार मैप को देख लीजिए, क्योंकि इस मैप में आपको फिर से कवर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारा पूरा 90% भूभाग में तो ये हमारा आ जाता है। लेटराइट मिट्टी का, सॉरी, लेटराइट मिट्टी हमारा पूरा ये हो जाएंगे यहाँ पर पाट क्षेत्र में। ये यहाँ पर लेटराइट मिट्टी, यहाँ पर ब्लैक सॉइल के बगल में, यहाँ पर जो हमारा ब्लैक सॉइल था संथाल परगना रीजन में, यहाँ पर ब्लैक सॉइल है। यहाँ पर ब्लैक सॉइल को छोड़ के यहाँ पर भी लेटराइट मिट्टी है, और यहाँ पर भी लेटराइट मिट्टी है। उसके बाद इधर से इधर, यहाँ से यहाँ तक हमारे जलोढ़ मिट्टी, ऊपर से इधर से नीचे वाले एरिया तक पूरा हमारा जलोढ़ मिट्टी का है। उसके बाद हमारा सारा एरिया कवर हो जाता है। वही चीज़ हमने भी यहाँ भी मैप में बनाया था। यहाँ से जलोढ़ मिट्टी यहाँ तक आ जाता है। यहाँ पर ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, यहाँ पर भी लेटराइट सॉइल, यहाँ पर एक बलुआ मिट्टी। ये हमारे झारखंड का रफ मैप में हमारा ये सारे मिट्टी का ये डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है। अब वो है कि दामोदर नदी लातेहार के क्षेत्र से निकलते हुए यहाँ पर हुगली में के पास मिल जाती है, बड़ाकर में, सॉरी हुगली के पास मिल जाती है गंगा में। तो इसी के अफवाह क्षेत्र में तो ये सब तो होंगे ही लाल मिट्टी, ऑब्वियस सी बात है, ये सब लाल मिट्टी। तो अब मैप को एक बार ऑब्वियसली एक बार देख लीजिए कौन सी मिट्टी का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है। उसके फीचर्स को देखना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, फीचर्स को तो हम आसानी से ये कर सकते हैं। ये झारखंड के मिट्टी का डिस्ट्रीब्यूशन, अगर कहीं भी अगर लॉन्ग वे आंसर में आप कहीं लिख रहे हैं, लॉन्ग वे आंसर अगर आप कोई जेपीएससी में जाकर के दे रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा कि ये आप कैसे कवर करेंगे। याद करना कोई बहुत बड़ा बात नहीं, एक बार इसको आप देख लिए, इसके बाद उसके फीचर्स को देखना तो हमारा कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। तो हमने लाल मिट्टी को देख लिया। लाल मिट्टी झारखंड के 90% क्षेत्र में पाई जाती है। उसका रंग लाल क्यों है? फेरस ऑक्साइड के कारण। फेरस ऑक्साइड के कारण उसमें लाल मिट्टी है। कौन कौन से? मूंगफली, चावल, रागी, गन्ना, चावल, बाजरा, ये सब चीज़ें वहाँ पर पाई जाती है। ब्लैक सॉइल का अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको हम बताए थे, एक बार फिर से देख लीजिए। ब्लैक सॉइल यहाँ पर पाई जाती है, यहीं पर एक है। इधर में रेड मिट्टी है और इस साइड में आ जाती है फिर से जलोढ़ मिट्टी। मैप में ब्लैक सॉइल का एक ही लोकेशन है झारखंड में, ब्लैक सॉइल का एक ही लोकेशन है, यहाँ पर ही सिर्फ काली मिट्टी पाई जाती है। तो इसमें जेपीएस स्टेट और वो आ जाएंगी, दुमका का क्षेत्र आ जाएंगे। ब्लैक सॉइल ये काली और भूरी रंग की होती है। ब्लैक सॉइल काले और भूरे रंग के होते हैं। काले और भूरे रंग के होते हैं। आपको हम बताएं इनका लोकेशन कहाँ है। राजमहल की पहाड़ी वाला क्षेत्र, राजमहल की पहाड़ी, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं संथाल परगना का क्षेत्र भी बोल सकते हैं। इसका निर्माण कैसे हुआ है? बेसॉल्ट के निर्माण से हुआ है। बेसॉल्ट के अपक्षय और अपरदन से, अपक्षय और
अपरदन से। बेसॉल्ट भी आर्कियन कण का एक खनिज है, मतलब एक ये है। यही क्षेत्र हमारा डक्कन ट्रैप भी कहलाता है। डेक्कन ट्रैप बोल रहे हैं, राजमहल ट्रैप। राजमहल ट्रैप का निर्माण किससे हुआ था? ज्वालामुखी के उद्गार से हुआ है। अगर आपको नहीं पता है तो ये वीडियो को एक बार पीछे जो ज्योग्राफी का सीरीज को देख लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा। बेसॉल्ट के अक्षय अपरदन से निर्माण हुआ है। यहाँ पर धान और चने की खेती की अधिकता है। यहाँ पर धान और चने की खेती की अधिकता है। और अगर हम मैप में फिर से देख ले रहे हैं ये वाला एरिया यहाँ पर, तो इधर से आपका ये वाला एरिया से इधर जलोढ़ मिट्टी और इधर जलोढ़ मिट्टी आएगा। यहाँ पर ब्लैक सॉइल आ जाएगा। इधर रेड मिट्टी तो है ही। इसमें कौन कौन से ये खनिज पाए जाते हैं? आयरन, एल्युमिनियम, कार्बन, मैग्नीज की अधिकता है इसमें। उसके बाद इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी है। नाइट्रोजन की कमी है और ह्यूमस की कमी है। इसे क्ले युक्त मिट्टी भी कहते हैं। क्ले युक्त मिट्टी भी कहते हैं। ऐसे बहुत लोग, आपको पता है कि ब्लैक मिट्टी में कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होता है। ये सब आप लोग बहुत पहले से ही पढ़े होंगे, लेकिन झारखंड में कपास की खेती नहीं होती। इसमें इस कन्फ्यूजन में नहीं रहिएगा कि झारखंड में कपास की खेती लगभग ना के बराबर होती है। कहीं की अगर होती होगी बहुत रेयर है, लेकिन झारखंड में सूटेबल उनके लिए ब्लॉसम्स के लिए, मतलब कपास का जो फटना होता है वो झारखंड में पॉसिबल है ही नहीं। यहाँ पर झारखंड में कपास की खेती नहीं होती है। भले ही झारखंड में कुछ क्षेत्र में ब्लैक मिट्टी पाई जाती हो, लेकिन झारखंड में कपास की खेती नहीं होती है। यही वाला एरिया है मात्र हमारा यहाँ पर। इसको हम लोग राजमहल ट्रैप भी बोल सकते हैं, राजमहल ट्रैप या फिर राजमहल एरिया, या फिर ये एसपी रीजन, संथाल परगना का कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं उन सब में। आप इसको मैप पर बहुत अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा। खाली भूरे रंग की होती है राजमहल के पहाड़ी संथाल परगना क्षेत्र में आते हैं। बेसॉल्ट के अक्षय अपरदन से होती है। ये भी ऐसा आर्कियन क्रम का ही ये है। इसमें धान और चने की अधिकता से खेती होती है। ये इंपॉर्टेंट है धान और चने की। तो आप कभी पूछ सकता है धान और चने का झारखंड में कौन सा क्षेत्र में ये होता है, तो ये कोई बहुत बड़ा सवाल है नहीं। आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर और मैग्नीशियम की अधिकता है इसमें, लेकिन नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी है इसमें। क्ले युक्त मिट्टी है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। ब्लैक सॉइल के बाद अब हम आ जाते हैं लेटराइट सॉइल की ओर। अगर हम लेटराइट सॉइल में, अगर हम मैप में इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखें फिर से, क्योंकि अब मैप डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है। आप जितना बार आप देखेंगे उसको अब याद हो जाएगा आपका। ये वाला बिहार से सटा हुआ क्षेत्र, हमारा बिहार सटा हुआ क्षेत्र, वो हमारा इधर से इधर आ जाता है। ये हमारा कौन सा है? जलोढ़ है, ठीक ना। उसके बाद आपको हम बताएं, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। जलोढ़ के बगल में ही एक लेटराइट का हल्का सा एरिया है। उसके बाद एक ब्लैक का सॉइल का एरिया है। जलोढ़ के बगल में एक हल्का सा यहाँ पर भी लेटराइट है, यहाँ पर लेटराइट है और यहाँ पर लेटराइट। लेटराइट मिट्टी का डिस्ट्रीब्यूशन झारखंड में 3 जगह है। एक यहाँ पर ब्लैक सॉइल का एरिया के क्षेत्र के छोड़कर उस साइड ऊपर की ओर हमारा फिर से है जलोढ़ का एरिया, उसके बीच में है लेटराइट का एरिया। झारखंड में लेटराइट मिट्टी का डिस्ट्रीब्यूशन 3 जगह पर है। तो लेटराइट मिट्टी का फीचर देख लेते हैं। मैप में आपको ये मैप आपको याद होना चाहिए। आप ये ओरिजिनल मैप में भी देख लीजिएगा। देखिए हमारा ये लेटराइट मिट्टी है, एक यहाँ पर है लेटराइट मिट्टी, एक यहाँ पर है हमारी लेटराइट मिट्टी, एक यहाँ पर है हमारी लेटराइट मिट्टी। इसके बगल में हमारी जलोढ़ मिट्टी है, इधर ब्लैक सॉइल है, इधर भी जलोढ़ मिट्टी है। ब्लैक सॉइल और जलोढ़ की मिट्टी के बीच में एक पेटी जैसा है, उसमें हमारी लेटराइट मिट्टी है। यही हमने इस में भी बनाया है। यहाँ पर मीन्स एक बार ब्लैक सॉइल की मिट्टी है, उसके बगल में लेटराइट मिट्टी है और उसके बगल में फिर जलोढ़ मिट्टी है। यहाँ पर एक 3 लेयर की मिट्टी, अलग अलग मिट्टी का निर्माण है।
और ऊपर साइड तो जलोढ़ है ही। लेटराइट मिट्टी गहरे लाल रंग की होती है। लेटराइट गहरे लाल रंग की होती है। गहरे लाल रंग की होती है। और ये आपका एरिया तो आपको हमने बता दी, ये पाट क्षेत्र में और पूर्वी भाग में और पश्चिमी सिंहभूम में पाई जाती है। ये तो आपको लोकेशन तो हमेशा याद है। ये कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। कृषि के लिए ये उपयुक्त नहीं है। इसकी उर्वरकता भी निम्न होती है। फर्टिलिटी मीन्स इसका सॉइल फर्टिलिटी इसका भी निम्न है। उर्वरकता भी इनकी निम्न है। ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, मतलब ये सब अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। इसका पीएच लेवल भी बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण इसका पीएच लेवल भी 6 से कम है। मीन्स ये एसिडिक सॉइल है। एसिडिक सॉइल है। इसमें ये भी लाल रंग की है। मीन्स लाल रंग की मिट्टी के अलावा ये मिट्टी भी लेटराइट मिट्टी भी लाल रंग है। इसमें लाल रंग के कारण होने का कारण वही है हमारा आयरन ऑक्साइड की होने के कारण ये रंग लाल दिखाई देता है। इसमें आयरन और एल्युमिनियम के सिलिकेट पाए जाते हैं। आयरन और एल्युमिनियम के सिलिकेट पाए जाते हैं। कौन सी मिट्टी में? लेटराइट मिट्टी में आयरन और एल्युमिनियम के सिलिकेट पाए जाते हैं। और उनमें कौन कौन से मेटल का बेस भी पाया जाता है? इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, मैग्नीशियम के बेस। इस मिट्टी में इस बेस की कमी है और कम उर्वरता है। ये धान और गन्ने की खेती इसमें की जाती है। मतलब इसमें सिर्फ धान और गन्ने की खेती की जाती है। धान और गन्ने की खेती की जाती है और कुछ अरहर और अरंड की भी खेती की जाती है। अरहर और अरंड एक तरह का ये दाल है, उसकी खेती यहाँ पर की जाती है। तो पहले आपको इसका लोकेशन फिक्स होना चाहिए, कहाँ कहाँ पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। कृषि के लिए उतना उपयुक्त नहीं है, उर्वरता कम है। यहाँ अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। अधिक वर्षा के कारण इसकी सॉइल की एसिडिटी ज़्यादा है। पीएच लेवल इसका भी कलर लाल है, रेड कलर होने के कारण, किसी कारण आयरन ऑक्साइड होने के कारण है। इसमें आयरन और एल्युमिनियम के सिलिकेट पाए जाते हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, इसमें बेस की मात्रा कम है। क्योंकि एसिडिक है तो बेस की मात्रा अपने आप इसमें कम होगी। क्योंकि कोई भी सॉइल के प्रॉपर फर्टिलिटी होने के कारण इसका बेस एसिडिक और बेसिक नेचर प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, तभी सॉइल की प्रॉपर फर्टिलिटी बनी रहती है। तो ये हम देख चुके हैं। हमने लाल मिट्टी देख लिया, ब्लैक सॉइल भी देख लिया और लेटराइट मिट्टी भी देख लिया। उसके बाद हम आते हैं अभ्रक मूल मिट्टी की ओर। अभ्रक मूल मिट्टी का भी अगर हम लोकेशन देखें, आपको तो हम फिर से बता दिए, ये वाला क्षेत्र में, पाट क्षेत्र में, यहाँ पर ये हजारीबाग और कोडरमा, हजारीबाग और कोडरमा के क्षेत्र में ये है। बाकी तो आपको ये वाला मैं बता दिए, ये जलोढ़ मिट्टी है। अभी हमने जलोढ़ मिट्टी को देखा नहीं है, अभी हम इसमें आए हैं अभ्रक मूल मिट्टी। यहाँ पर आपको हमने बता दिया कि ब्लैक सॉइल के बगल में यहाँ पर एक ब्लैक सॉइल होगा। ब्लैक सॉइल के बाद यहाँ पर ये होगा जो हमने लेटराइट मिट्टी का भी, यहाँ भी लेटराइट मिट्टी है, यहाँ भी लेटराइट मिट्टी है और यहाँ भी लेटराइट मिट्टी है। ये वाला एरिया को भी हम पढ़ने वाले हैं, अभ्रक मूल मिट्टी। अभ्रक मूल मिट्टी जहाँ पर एक अभ्रक की पेटी है, हजारीबाग मुंगेर से, सॉरी हाँ, हजारीबाग और मुंगेर। तो झारखंड में हजारीबाग और कोडरमा का क्षेत्र में अभ्रक की बहुत ज़्यादा अधिकता है। अभ्रक के खानों की के अपक्षय और अपरदन से अभ्रक मूल मिट्टी का निर्माण हुआ है। अभ्रक के खानों से, खानों के अपक्षय और अपरदन से, अपक्षय और अपरदन से अभ्रक मूल मिट्टी का निर्माण हुआ है।
अग्रकुल मिट्टी का निर्माण हुआ है। ये तो आपको बेसिक सलॉजी के निर्माण, और इसका अपने लोकेशन हमने देख लिया कि लोकेशन कहाँ कहाँ पर है। ये हल्का, इसका कलर आप बहुत ज़रूरी है, ये हल्का गुलाबी कलर के होते हैं, हल्का गुलाबी कलर का होता है इनका। इसका रंग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हल्का गुलाबी कलर का होता है। ये कोडरमा का क्षेत्र, कोडरमा हजारीबाग, इसमें मांडू, बड़का गांव, झुमरी तलैया, कोडरमा हजारीबाग के अभ्रक की पट्टी के क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें पहाड़ में इसका रंग, मतलब पहाड़ी क्षेत्र में, मतलब पहाड़ी में, मतलब अभ्रक की पहाड़ी में इसका रंग हल्का गुलाबी होता है, जो हमने ऊपर में लिखा, हल्का गुलाबी होता है। लेकिन नीचे क्षेत्र में, मतलब जहाँ नीचे वाले एरिया में, घाटी वाले एरिया में, नीचे के एरिया में, वहाँ पर इनका रंग पीला हो जाता है। ये थोड़ा सा ट्रिक जैसा ही, इसको आप याद रखिए। पहाड़ वाले क्षेत्र में ये गुलाबी होता है, लेकिन नीचे वाले क्षेत्र में पीला होता है। ये इसका फीचर्स है। इसमें कुछ ही फसल उगाए जाते हैं। इसमें कुछ फसल है, लोकल लैंग्वेज में इसको हम लोग बोलते हैं कोदे और कुर्मी। ये दो फसल हैं। ये दो फसल की रेतीली मिट्टी है, मतलब इसमें रेत और अभ्रक के कण की मिश्रित होती है। इसमें रेत और अभ्रक के कण का मिश्रण है, कण का मिश्रण है। तो इसमें बहुत कम ही उत्पादन होता है, कम ही फसल उगाए जाते हैं, कम फसल का उत्पादन होता है, जिसमें कोदे और कुर्मी है। लोकेशन आपको बहुत ज़रूरी है। अब ये हर बार अलग अलग में आपको ये लोकेशन याद हो जाना चाहिए। उसके बाद हमारी रेतीली मिट्टी भी आपको हमने लोकेशन बताया था, ये वाला एरिया आपको हमने बताया था, ये वाला एरिया धनबाद, मतलब बोकारो, धनबाद, और उसके नीचे वाला ये वाला एरिया में ये रेतीली मिट्टी पाई जाती है। इसका कलर भी रेड और पीला होता है, कलर रेड प्लस येलो, ये मिक्स कलर का होता है, रेड प्लस येलो का मिश्रण का होता है। ये हजारीबाग, मतलब वही नीचे हजारीबाग का नीचे वाला एरिया धनबाद बोकारो का क्षेत्र आ जाता है। ये एरिया तो आपको पता हो गया। यहाँ पर मोटे अनाज की खेती की जाती है। इसमें मोटे अनाज की खेती इसमें की जाती है। और दूसरे के लिए उतना उपयुक्त नहीं है, रेतीली मिट्टी खेती के लिए उतना उपयुक्त नहीं है, खेती के लिए उतना उपयुक्त नहीं है। इसका निर्माण हमारा गोंडवाना क्रम के चट्टानों से के ये से हुआ है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों के अपक्षय और उत्पादन से हुआ है, अपक्षय और अपरदन से हुआ है। आपको गोंडवाना क्रम हल्का सा भी याद होगा, प्री पैलियोजिक, उसमें से डेबोरियन पीरियड में, प्री पैलियोजिक एरिया का डेबोरियन पीरियड, कार्बोनिस फोरेस्ट पीरियड के बाद से पहले डेबोरियन पीरियड था, जिसमें पेंजिया लैंड और गोंडवाना लैंड टूट करके अलग हो जाता है। वही गोंडवाना लैंड का ही चट्टाने से ही इनका निर्माण हुआ है। इसमें लाइम और ह्यूमस की मात्रा कम होती है। लाइम और मतलब चूना पत्थर, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम CaCO3, लाइम और ह्यूमस की मात्रा कम होती है। ह्यूमस की मात्रा इसमें कम होती है। दामोदर घाटी, मतलब एरिया आप देख लीजिएगा कि दामोदर घाटी भी इसी एरिया से बात है। इसी को बहुत लोग अलग जगह से बोलते हैं, ये दामोदर घाटी बेसिन वाले क्षेत्र में
पाई जाती है। दामोदर घाटी के फुसफुस और बलुआ मिट्टी इसी कारण को पाई जाती है। इसमें दामोदर क्षेत्र में कौन सा मिट्टी है? दामोदर क्षेत्र में फुसफुस और बलुआ मिट्टी है। फुसफुस और बलुआ मिट्टी, फुसफुस और बलुआ मिट्टी इसी क्षेत्र में। इसका मतलब उसका इम्पोर्टेंस उतना नहीं है, मतलब कम उपयोगिता है इसकी। इसकी कम उपयोगिता है। ये है झारखंड के जलोढ़ मिट्टी। एक आपको हमने बताया कि रेतीली मिट्टी में एक है, इसका गोंडवाना क्रम से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गोंडवाना क्रम चट्टानों से कौन सी मिट्टी का निर्माण हुआ है। एक दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्कियन क्रम की चट्टानों से किसका निर्माण। आर्कियन से हमारा रेड सॉइल का हुआ है, और गोंडवाना से, आर्कियन से रेड और गोंडवाना से हमारा कौन सा हो रहा है, ये रेतीली। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आर्कियन क्रम चट्टानों से किसका निर्माण हुआ है। और इसका मैप तो आपको हर हाल में याद होना चाहिए। बिना मैप याद किए आप स्टेट वाइज नहीं याद कर सकते हैं कि हाँ इसमें ये स्टेट में, मतलब ये जिला में ये पाया जाता है, ये जिला में, वो याद करना पॉसिबल नहीं है। आप एक बार मैप का सीरीज देखिए, उसका पूरा ज्योग्राफी में हर जगह मैप की उपयोगिता है। पूरा कंप्लीट सीरीज मैप का बनाया हुआ है। आप एक बार झारखंड के मैप को देखिए, मैप के फीचर्स को देखिए, उसके बाद आपको हर जगह ये उपयोग आएगा, क्योंकि हर पॉसिबल याद कर पाना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद हमारा एक आ जाता है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी अगर हम मैप में फिर से देखेंगे तो हमने बताया कि झारखंड के बिहार से सटने वाले क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र, ये हमारा इधर जलोढ़ मिट्टी और इधर जलोढ़ मिट्टी है। यहाँ पर झारखंड में जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हो जाता है। झारखंड में दो तरह की, ये सबसे नवीनतम मिट्टी है, झारखंड की सबसे नवीन मिट्टी है ये, सबसे नवीन मिट्टी है। सबसे नवीन मिट्टी बोलेंगे तो सबसे नया मिट्टी है। इसमें नवीन मीन्स हम लोग बोल सकते हैं नया, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सबसे न्यू, मतलब जिसका निर्माण सबसे लेट से हुआ है, मतलब सबसे आने वाले, मतलब नियर बाय समय में हुआ है। इसमें दो तरह की मिट्टी है, एक है खादर, एक है बांगर। नाम तो आपने ये तो सुना ही होगा। नवीन जलोढ़ में खादर को हम लोग बोलते हैं नवीन जलोढ़, और एक बांगर, एक पुरानी जलोढ़। पुरानी मतलब खादर बांगर। ये जलोढ़ मिट्टी में भी ये दो तरह की, एक खादर है एक बांगर है। मतलब ये जो नए नए हैं, मतलब ये जलोढ़ मिट्टी में जो नया मिट्टी है उसको हम लोग खादर बोलते हैं, इसको लोग नवीन जलोढ़ बोलते हैं। बांगर जो पुरानी हो चुकी मिट्टी है जलोढ़ की, उसे हम लोग बांगर कहते हैं। नदी द्वारा लाया गया, अब लोग इससे तो आप नॉर्मली पढ़े होंगे, नदी द्वारा लाई गई नई मिट्टी को। ये नदी का अफवाह तंत्र भी इधर सारे बहुत सारी नदियों का है। अगर आपको नदी का ट्रिक नहीं देखा तो नदी का ट्रिक देख सकते हैं। झारखंड की उत्तरी नदी यहाँ से उठ करके उत्तर की ओर गंगा की ओर जाते हैं। यहाँ पर से गंगा तो पहले से ही है, इधर से भी कुछ ब्राह्मणी नदी है और भी नदी है। इसका हमने आपको ट्रिक बताया था, इधर से सोन, पुनपुन और कोयल बोले थे ना, फाल्गु के मंथ में सोन, कोयल, कुनकुन, फाल्गु, सकड़ी और पंचानन, इधर बसलोई और ब्राह्मणी, इधर बहुत सारी नदियां हैं। इस सारे नदियों के कारण भी इधर एक जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी नदियों के द्वारा ला करके बनाई नीचे फिट की जाती है। तो झारखंड में उत्तरी सीमावर्ती भाग में, झारखंड के उत्तरी सीमावर्ती संथाल परगना भाग में दो एक है। एक झारखंड में एक नवीन जलोढ़ का क्षेत्र है, इसमें भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मैप में फिर से देख लेते हैं। ये वाला झारखंड का एक नवीन जलोढ़ है, एक पुरानी जलोढ़ है। झारखंड में भी एक नवीन जलोढ़ और पुरानी जलोढ़ है। नवीन जलोढ़ है और एक पुरानी जलोढ़ है। पुरानी जलोढ़ ये साहिबगंज वाला एरिया हमारा आ जाता है। हम लोग जानते हैं झारखंड का एकमात्र क्षेत्र जहाँ पर गंगा नदी होकर के आ जाती है, ये पुरानी जलोढ़ है, ओल्ड। और उसके नीचे ये जो पाकुड़ वाला एरिया है, पाकुड़, यहाँ पर ये न्यू जलोढ़ है झारखंड में। झारखंड का ओल्ड जलोढ़ यहाँ पर है, साहिबगंज वाला एरिया झारखंड का पुराना जलोढ़, ये पाकुड़ वाला एरिया।
ओल्ड जलोढ़ में चावल की खेती की जाती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। ओल्ड जलोढ़ वाले क्षेत्र में चावल की खेती की जाती है और न्यू जलोढ़ वाले क्षेत्र में मतलब ये ओल्ड तो हमारा बांगर हो गया, न्यू जलोढ़ हमारा खादर हो गया, यहाँ पर गेहूं की खेती की जाती है। इसमें चूना और पोटास मतलब कैल्शियम कार्बोनेट और पोटेशियम, चूना और पोटास की सफिशिएंट मात्रा पाई जाती है, चूना और पोटास की सफिशिएंट मात्रा पाई जाती है। नाइट्रोजन और ह्यूमस की इसमें थोड़ा सा कमी रहती है, नाइट्रोजन और ह्यूमस की थोड़ा कमी पाई जाती है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि कौन सा ओल्ड जलोढ़ में किसकी खेती की जाती है, मतलब ये साहिबगंज वाले एरिया में चावल की खेती ज़्यादा की जाती है और ये पाकुड़ वाले एरिया में न्यू जलोढ़ वाला एरिया। ये सोच के मत मार दीजिए कि गंगा से सबसे नवीन है, मतलब गंगा से सटा हुआ क्षेत्र साहिबगंज है तो नवीन जलोढ़ कहाँ पाया जाएगा, साहिबगंज वाला एरिया में। उस लॉजिक को इस पर मत लगाइएगा। नवीन जलोढ़ हमारा पाकुड़ वाला एरिया कहा जाता है और हमारा ओल्ड जलोढ़ साहिबगंज का एरिया कहा जाता है। उस एरिया में चावल की खेती की जाती है, पुराने जलोढ़ मतलब बांगर वाले एरिया में। इसमें चूना पत्थर और पोटेशियम, मतलब चूना पत्थर नहीं बोल रहे, कैल्शियम कार्बोनेट की सफिशिएंट मात्रा, पोटेशियम की सफिशिएंट मात्रा है और यहाँ पर नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी है। ये किसका नाम हो गया था, हमारा जलोढ़ मिट्टी का। ये लगभग हमने सारी मिट्टियों को देख लिया है। एक बार फिर से हम एक खुद से एक कंप्लीट मैप ही बना लेते हैं। ये हमारे झारखंड का मान लीजिए रफ मैप है, मैप पर मत जाइएगा। ये वाला एरिया हमारा जलोढ़ मिट्टी का आ जाता है, ठीक ना। उसके बाद हम जलोढ़ के बगल में हमने आपको बताया था यहाँ पर एक ब्लैक सॉइल है, ठीक ना। अब ब्लैक सॉइल के बाद आपको यहाँ पर लेटराइट मिट्टी का आपको हम एरिया बताए थे। ये लेटराइट, यहाँ पर भी लेटराइट और यहाँ पर भी लेटराइट। और उसके बाद आपको हमने बताया था यहाँ पर एक अभ्रक की पेटी है, यहाँ पर अभ्रक की पेटी, अभ्रक मूल, अभ्रक वाली मिट्टी। अभ्रक वाली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। और उसके बाद इस वाले एरिया में आपको हमने बताया था रेतीली मिट्टी पाई जाती है। तो ये झारखंड के मिट्टियों का लगभग रफ डिस्ट्रीब्यूशन आप मैप में देख लीजिए। इसी के आधार पर कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, उसके आसपास में कौन सी नदियाँ जाती है, उसी के आधार पर उनका नाम हो, उस क्षेत्र में कौन से पठार पाए जाते हैं, उस पठार से उसका निर्माण में क्या योगदान है। जैसे यहाँ बसाल्ट है, ये राजमहल ट्रैप है, यही वाला। आपको ज्योग्राफी का बैकग्राउंड नॉलेज थोड़ा सा होना चाहिए, तो थोड़ा आपके लिए याद करने के लिए ये ईजी हो जाएगा। तो ये झारखंड का लगभग 33% भूभाग मृदा अपरदन से प्रभावित है, मृदा अपरदन से प्रभावित है। झारखंड का लगभग 33% भूभाग मृदा अपरदन से प्रभावित है। मृदा अपरदन का हिस्सा होता है झारखंड में पठार भी है, नदियाँ भी हैं, तो इसमें हाई एल्टीट्यूड के कारण, मतलब हाई ग्रेडियंट के कारण हाई इरोजन होता है। हाई ग्रेडियंट होने के कारण, तो ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा है, मतलब ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा करने का मतलब ये है कि उसमें स्थलाकृति बहुत ज़्यादा है, मतलब पठारों का निर्माण बहुत ज़्यादा है, मतलब नदी के मतलब पानियों के बहने का क्षेत्र बहुत ज़्यादा मिल जाता है। तो ग्रेडियंट ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर अपरदन भी ज़्यादा होता है। और नमी से भी की कमी होने, नमी से थोड़ा सा अपरदन कम होता है, नमी कम होने से अपरदन कम होता है, लेकिन वर्षा ज़्यादा होती है तो फिर भी अपरदन ज़्यादा होता है। इसमें बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, गुमला, गुमला का क्षेत्र भी एक अपरदन वाला क्षेत्र है, ये वाला GPL वाला गुमला। उसके बाद बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, ये तो आपको रेतीली वाला क्षेत्र तब होता है। उसके अलावा गुमला का क्षेत्र भी मिट्टी का अपरदन यहाँ पर भी ज़्यादा होता है, अपरदन प्रभावित क्षेत्र है। राज्य सरकार द्वारा इसके संरक्षण का विभाग के लिए एक विभाग भी बनाया गया है। इसके विकास के लिए विकास कार्यक्रम चलाए जाते हैं, वनारोपण चलाया जाता है, वनारोपण किया जाता है, फिर नदी घाटी का डेवलपमेंट किया जाता है, नदी घाटी का डेवलपमेंट किया जाता है, स्थानांतरित मतलब झूम कृषि को भी कम किया जाता है, चारागाह को नियंत्रित किया जाता है। इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम किए जाते हैं। ये सब
भी उतना, अगर कोई कार्यक्रम इस पर अभी चल रहा है एग्ज़ाम के ये से, उतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। झारखंड में अभी कौन कौन से मृदा अपरदन कार्यक्रम चल रहे हैं, कितना अगर वन क्षेत्र में कितना वृद्धि हुई है, इस सब मिट्टी को प्रभावित करने वाले क्षेत्र के सब कारक हैं। तो इस वीडियो को हम लोग यही समाप्त करते हैं। इस वीडियो के बाद हम इसी वीडियो से रिलेटेड एक हम टेस्ट सीरीज भी लाएंगे, देखते हैं कि इसमें हम लोग